मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 16 जैविक व अजैविक संसाधन, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था का पाठ है। हमने कल की क्लास में वन संरक्षण के विषय में स्टार्ट किया था पढ़ना, और वन संसाधन के विषय में, और वन संसाधन के जो विनाश के कारण थे हमने उसके ऊपर चर्चा की और उसके बारे में जाना, पॉइंट टू पॉइंट हमने उसके बारे में पढ़ा। आज जो हमारा रहेगा आगे कंटिन्यू हम करेंगे वन संसाधन को, और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसका वितरण कि वन जो हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत की विशालता के कारण यहाँ जलवायु, उच्चावच और मिट्टी की भिन्नता पाई जाती हैं। अब सभी को पता है कि भारत के हर एक स्टेट की एक अलग भौतिक अवस्थिति है। ठीक है, तो सभी जगह जलवायु, उच्चावच, मिट्टी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वन का प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके विषय में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होगी। वार्षिक वर्षा का बताया गया है कि पूरे वर्ष भर कितनी वर्षा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। और तापमान कितना होना चाहिए, 28 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान, दोनों ही वार्षिक में बताए गए हैं। पूरे वर्ष का जो है डेटा लेते हुए बताया गया है कि वर्षा जो होगी वो 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए पूरे वार्षिक वर्षा, और वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहाँ इस प्रकार के हमेशा हरे भरे वन भरे रहने वाले वन पाए जाते हैं। इन वनों के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। जो क्षेत्र जो दिए गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देखेंगे हम। उत्तरी पूर्वी भारत हिमालय के तराई प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी भाग, ये सारा जो है उत्तरी पूर्वी हिमालय का भाग है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर महाराष्ट्र से केरल तक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे देखना आप, ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र हो जाएगा और ये वाला क्षेत्र हो जाएगा सदाबहार वन के लिए। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र अंडमान निकोबार का है वो वाला क्षेत्र कहाँ, यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब अरब सागर वाला जो क्षेत्र है, जब भी वर्षा स्टार्ट होती है आना, तो इस तटीय भाग पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये जब वर्षा वाला पार्ट आएगा तब हम इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है। तो 200 सेंटीमीटर से, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है चेरापूंजी जहाँ पर है ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये इन 2 स्थानों पर तटीय भाग है। यहाँ से जब वर्षा जब आती है, वायुदाब, निम्न, उच्च, ये सब समझा चुकी हूँ मैं किस प्रकार से वर्षा का जो है आगमन होता है। ये हमने 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो जब ये केरल के तटीय भाग पर आता है और यहाँ पे ये वर्षा करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, तापमान अधिक होता है तो वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है। तो वायुदाब निम्न होता है तो वायुदाब जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता था। जब ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान उच्च होता है तो यहाँ पे वर्षा करता है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले। पर्याप्त वर्षा व उच्च ताप के कारण लंबे और शीघ्र बढ़ने वाले होते हैं। इनकी लकड़ी कठोर और काले रंग की होती है। वृक्षों की लंबाई सामान्यतः 40 से 60 मीटर तक होती है। इनकी लंबाई दे रखी है आपको। वृक्षों के बीच में विभिन्न प्रकार की लताओं, झाड़ियों और पौधों की अधिकता, दलदल और धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने से इन वनों का विदोहन करना अत्यधिक कठिन और व्ययसाध्य है। इन वनों में एक स्थान पर एक जैसे वृक्ष नहीं मिलकर कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं वह देखेंगे हम। सदाबहार वन के अंतर्गत कौन से वन आएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में? तो ये जो वन रहेंगे, आप जब भी ये वितरण या वनों के प्रकार पढ़ते हो तो आपको 3 चीज़ें जो है परमानेंट अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। एक तो ये वाली चीज़, एक इसका क्षेत्र, और कौन कौन से मुख्य वृक्ष इस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? लोहकाष्ट, महागनी, गटापार्चा, इबोनी, तून, नारियल, ताड़, रबड़, सिनकोना, बांस, साल, जंगली आम, गुर्जन, तुलसर, बेंत, चपलास आदि वृक्ष और कई तरह की लताएं पाई जाती है। सारे जो मैंने पढ़े हैं मुख्य वृक्ष, ये उन उत्तरी पूर्वी भाग में और भारत के पश्चिमी तटीय भाग जो है वहाँ पर जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वर्षा जो होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर, तापमान होना चाहिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक में। अब हम पढ़ेंगे अगला जो प्रकार रहेगा वन का, वह है मानसूनी या पतझड़ वन। यहाँ पर कितना तापमान चाहिए और कितना जो है वर्षा चाहिए? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए यहाँ का तापमान। वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में इन वनों की पत्ते झड़ जाने के कारण पर्ण, ये जो है आपके मानसूनी पतझड़ वन में एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि पर्णपाती या पतझड़ वन किसे कहते हैं। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट करना, इसको पढ़ना। ठीक है,
वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इन वनों के पत्ते झड़ जाने के कारण ही इन्हें क्या कहते हैं, पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहते हैं। इनमें वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है, 20 से 45 मीटर, जबकि यहाँ पर होती है 40 से 60 मीटर तक। ठीक है। वृक्षों की कम संघनता से इनके बीच घास उग जाती है। इन क्षेत्रों तक यातायात के साधनों का विकास हो गया है। ये जो सारे जो है आपको एक बार पूरा ये मैप जो दे रखा है आपका, ये पूरा मैप आपको देखना है इन संकेतों के माध्यम से। ठीक है। जो भी हम ये क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ये क्षेत्र जो है आपको इसमें देखना है और ये सारे संकेतों के माध्यम से समझना है कि कौन कौन, जैसे कि हमने अभी मैंने आपको समझाया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाला जो क्षेत्र क्या होगा, तो ये वाला होगा। तो ऐसे एक तो हमने नाम पढ़े, दूसरा हमने संकेत के माध्यम से जाना कि यहाँ पे लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाला क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाला क्षेत्र के ये जो है आपको संकेत के माध्यम से ही बताया गया है। ठीक है। तो आपको ये पूरा अच्छे से जो है एनालाइज करना है इस मैप को, और ये बनाना भी है आपको। यह आपका इम्पोर्टेंट है, वनों के प्रकार। आगे देखो, अधिक कठोर नहीं होती है इन वन संसाधनों का विदोहन सरलता से किया जा सकने के कारण इसका अत्यधिक महत्व है। ये कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है, ताकि इसका विदोहन आसानी से हो पाता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहते हैं और वृक्ष इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र दे रखा है, जो मानसूनी पतझड़ वन है, वह कहाँ पर होंगे, हिमालय के बाहरी व निचले ढालों पर। तो वो कौन कौन से क्षेत्र आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। मध्य भारत वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक का आर्द्र पठारी भाग, केरल के पूर्वी शुष्क भागों में कुमारी अंतरीप तक, पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो पूरा क्षेत्र आता है वो मानसूनी पतझड़ वन का क्षेत्र आता है। सभी को स्टेट याद हो गए हैं, तो ये वाले जो सारे क्षेत्र हैं उनके दिमाग में एकदम से आगे होंगे कि कौन कौन से क्षेत्र बनते हैं मानसूनी पतझड़ वाले। अब मानसूनी पतझड़ वाले क्षेत्र में वनों के प्रकार में आने वाले कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं, तो उसमें आएगा सागवान, शाल, शीशम, चंदन, रोजवुड, कुसुम, बांस, पलास, हरड़, बहेड़ा, आंवला, हल्दू, इबोनी, आम, जामुन, सीरस, महुआ, पीपल, बरगद, खेर, सेमल और गुलर। ये जो सारे क्षेत्र हैं मुख्य वृक्ष जो आएंगे किसके अंतर्गत आएंगे, मानसूनी पतझड़ वन के अंतर्गत। आपको इसमें सबके क्षेत्र और मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं उन क्षेत्रों में वो याद होने चाहिए। आपको याद करने का तरीका क्या रहेगा, आपको क्या करना है, आप जब ये मैप बनाओगे, इस मैप को बनाते समय आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखना है, ये हो गया आपका उपोष्ण सदाबहार वन। ठीक है। इसको डार्क पेन से करना और इसके नीचे एरो करके लिखोगे आप वर्षा, जैसे कि वर्षा कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर, तापमान कितना हो गया इसका वो लिखोगे। ठीक है। फिर इसके बाद में कौन कौन सा क्षेत्र तो आ ही गया, इसके अंदर क्षेत्र तो हमने लिख ही लिया, या फिर पॉइंट लगा के इसी में लिख लो, जो त्रिपुरा आ रहा है, मेघालय आ रहा है, या इसी में लिख लो, केरल आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, ये वाला क्षेत्र इसी में लिख लो। और फिर इसके बाद में कौन कौन से वृक्ष रहते हैं वो इसमें लिख दो। ठीक है। उन वृक्षों के नाम, तो ये पूरा जो हो जाएगा एक साइड में ये हो जाएगा। फिर बाद में जैसे कि अगला जो दे रखा है उपोष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो वो वाला लेके इस तरह से वापस से वो अंडरलाइन करो, वापस तापमान, वर्षा और मुख्य वृक्ष, ये तीनों चीज़ें वापस यहाँ पे इस तरीके से इसको एरो करो, इसका नाम, तापमान, वर्षा, इस तरह से आप बना के लिखोगे, आपको पूरा का पूरा जो है अच्छे से आपको एक पेपर पर जो है, एक पेपर पर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है। तो आपको अगर आपको लर्न करना ही है इसको, तो आप ये वाला ऐसे अगर इस तरह से लर्न होता तो ठीक है, अगर इस तरह से लर्न नहीं होता तो मैप में आप इस तरह से बनाओगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, इसी तरह से होता है अगला जो है हमारा उष्णकटिबंधीय वन। ये इस वन में देखो वार्षिक वर्षा कितनी 50 से 100, तापमान 20 से 35, क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अरावली पर्वत के दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये सारा उष्ण वाला क्षेत्र है, रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा कम होती है। दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग जहाँ पर शुष्क क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी व तना खुरदरा होता है। वर्षा की कमी के कारण वृक्षों की ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक होती है। इसमें कौन कौन से वृक्ष आएंगे उष्णकटिबंधीय वन में, बबूल, खेजड़ी, आम, जामुन, नीम, महुआ, बरगद, आंवला, रीठा, कीकर आदि इन वनों का स्थानीय महत्व है। अगला जो आता है हमारा मरुस्थलीय वन। ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा, तापमान 25 से 35 डिग्री, ये इसकी पूरी विशेषताएं दे रखी हैं।
पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र है जहाँ पर कम वर्षा होती है। इन वनों में वृक्षों की जड़ें लंबी मोटी होती हैं, जिससे शुष्क मौसम में गहराई से पानी प्राप्त कर वृक्ष जीवित रहते हैं। जाहिर सी बात है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पानी की कमी होगी तो जड़ें जहाँ तक नीचे तक, जहाँ पर पानी इसको उपलब्ध नहीं हो पाता, वहाँ तक ही नीचे गहराई की ओर जाती चली जाएगी। इन वनों में वृक्षों की तुलना में झाड़ियों की संख्या अधिक होती है। वृक्ष दूर दूर तक कम संख्या में होते हैं। खजूर को छोड़कर अन्य वृक्षों की लंबाई कम होती है। ये आपके प्रकार दे रखे हैं: नागफनी, केर, खेर, खेजड़ा, खजूर, बबूल, बेर, नीम, बरगद, पीपल, रासपास, थुअर आदि। ठीक है, आगे देखो, पर्वतीय वन या शीतोष्ण सदाबहार वन। इस वन का क्षेत्र रह जाएगा आपका पूर्वी पश्चिमी हिमालय प्रदेश, असम की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी तथा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं ये। इन वनों की विशेषता क्या रह जाएगी? इन वृक्षों की पत्तियां घनी और सदाबहार व तना जो होता है इसका मोटा होता है। पेड़ों के तनों पर लताएं लिपटी रहती हैं और नीचे संघन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वृक्षों की ऊंचाई क्या रहेगी इनकी? 15 से 18 मीटर तक। इनका यूज़ दे रखा है कागज़ की लुगदी, पैकिंग, प्लाईबोर्ड बनाने में काम आती हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष रहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि पर्वतीय वन है तो पर्वतों पर पाए जाने वाले वन रहेंगे: चीड़, स्नोवर, देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च, बर्च, मेपिल, एल्म, चेस्टनट। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर यूजेनिया, मिचोलिया, रोडेनड्रोस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये सदा हरे भरे रहते हैं। अगला जो रहता है आपका ज्वारीय दलदली वन, ये डेल्टा वाले भाग में रहता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी आदि नदियों के मुहानों पर कीचड़ व दलदली भागों में पाया जाता है। समुद्री तट पर ज्वार भाटा के कारण वृक्षों की जड़ें खारे पानी में डूबी रहती हैं तथा जड़ों से शाखाएं निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। वृक्ष ऊंचे तथा हरे भरे रहते हैं और लकड़ी की मुलायम होती है। इसमें मुख्य वृक्ष जो रहेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष, हुगली नदी के डेल्टा में मैंग्रोव वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। आपका ज्वारीय वन में ये इंपॉर्टेंट रहता है, ज्वारीय डेल्टा वन मुख्य वृक्ष। ठीक है, डेल्टा और किन किन डेल्टा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। हाँ, इसमें वृक्ष रहेंगे बांस, ताज, बेत, ताड़, नारियल, रोजीफोरा, सॉन्सरीटा, हेरोटीरिया, फोनिक्स आदि हैं। वनों से प्राप्त उपजे हैं। भारतीय वनों से विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण उपजे हैं, जैसे प्राप्त नहीं, इनमें से कुछ उपजे विदेशों से प्राप्त नहीं होने से इनका विशेष महत्व है, जैसे चंदन की लकड़ी, तेंदू, साखू, वेलेडोना, सर्पगंधा आदि वनों से प्राप्त उपजों को दो भागों में बांटा है हमने: मुख्य उपजे और गौण उपजे। मुख्य उपजे में कौन कौन से आएंगे? जो वनों से प्राप्त होने वाले उपजों में लकड़ियाँ प्रमुख उपजे होती हैं: देवदार, चीड़, मेपिल, फर, स्प्रूस, श्वेत सरोवर, साल, सागवान, शीशम, महुआ, चंदन, सैमल, हल्दू, अर्जुन, आम। इस तरीके से ये आ जाएंगे आपके मुख्य उपज में। गौण उपजों में कत्था, गोंद, इस तरह की ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है, ये जो छः सात जो हमने पढ़े हैं, ये आपके जो 6 वनों के प्रकार हमने पढ़े हैं, इन 6 प्रकारों का जो है ये आपके, इनको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको ऐसे पढ़ने से लर्न नहीं होगा, ये आपको मैप बनाना है, उनके क्षेत्र इंडिकेट करने हैं, उसके बाद में जो है अलग अलग वनों का नाम लिखकर उनकी विशेषताओं को पॉइंट वाइज लिखना है, ताकि आपको एक पेपर पर ही सब कुछ मिल जाए। उसका आपको एक शॉर्ट नोट जो है इसका तैयार हो जाएगा, आपके एक मैप पर ही आपका इसका जो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो उस पर आपके बन जाएंगे। तो आपको ज़्यादा डिटेल से इस तरह से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक पेपर में ही आपको लर्न हो जाएगा। अब आपका होमवर्क ये रहता है आज के लिए, आपको क्या करना है, वनों का महत्व, उनके जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ और वनों का संरक्षण, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ और इसको ये सारा जो है आपका, इसमें सब जो है आपको समझ में आ जाएगा, इजी लैंग्वेज में दे रखा है, इनको पढ़ना है। और ये वन वाला जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका, या फिर तो डायरेक्टली प्रकार पूछे जा सकते हैं, या फिर महत्व और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ से, क्योंकि इसको ऐसे समझाने वाला कुछ है नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप इनको अच्छे से लर्न करें, ये सारे पॉइंट्स। ये डायरेक्टली आपका ईजी क्वेश्चंस में आते हैं ये, जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चंस इजी देंगे, कुछ क्वेश्चंस हार्ड देंगे। तो इजी क्वेश्चंस में लघुत्रात्मक में या फिर तो आपको दे सकते हैं प्रत्यक्ष लाभ लिखो या अप्रत्यक्ष लाभ लिखो, या फिर डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन दे देते हैं पूरा वन के ऊपर कि वनों का महत्व संसाधन बताते हुए, या फिर तो लिख देंगे प्रकार बताओ सिर्फ, या फिर उसका महत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। फिर आगे रहता है आपका वन का संरक्षण। हाँ, संरक्षण भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा मत्स्य संसाधन। अगर इसमें वन संसाधन में कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी लाइन, तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी के ये वन संसाधन आज कंप्लीट होता है, कल हम पढ़ेंगे मत्स्य संसाधन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।